शुरू करेंगे वो हमारा टॉपिक है आगे का, जो हमने कंटिन्यू करना है कि गुप्तास जो थे, गुप्तास के बाद हर्षा आए। ठीक है, हर्षा के टाइम पे एक ही इंसिडेंट हुआ है हिमाचल से रिलेटेड कि हर्षा के टाइम पे जो ह्यून सैंग आए थे उन्होंने हिमाचल भी विजिट किया था। और वो जो हिमाचल जगह विजिट की थी वो कौन कौन सी जगह थी, दोबारा रिपीट करो। हाँ, सिरमौर को उस टाइम पे शुगना बोलते थे। ठीक है, हाँ शुगना, हाँ कुलूटा, लाहौला, लाहौल एंड था जलंधरा। ठीक है, तो इन चारों के बारे में इन्होंने मेंशन किया था। फिर हर्षा के बाद हर्षा को किसने डिफीट किया था, यशवर्मन ने। ठीक है, यशवर्मन ने इनको डिफीट किया था एंड फिर ये आगे एशियन में चलता जा रहा है। तो यहाँ पे 7th सेंचुरी एडी में राजतरंगिणी में ये लिख रखा है कि यशवर्धन जो थे, ठीक है, हर्षा के बाद जो आए थे यशवर्धन और ललित दिया ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजा और यशवर्धन में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। ठीक है, कहाँ पे लिख रखा है, राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी है जो कश्मीर से रिलेटेड है ना, कश्मीर के बारे में इसमें हिस्ट्री दे रखी है। तो राजतरंगिणी में ये मेंशन्ड है कि कश्मीर के जो राजा है ललित दिया, उनकी लड़ाई हुई यशवर्मन से। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे लड़ाई हुई और यशवर्मन जो थे वो, क्योंकि हर्षा का यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, तो इन्होंने क्या किया, त्रिगार्ता ब्रह्मपुरा जो है वो किसके इन्फ्लुएंस के अंडर आ गया, यशोवर्मन के अंडर। जो त्रिगार्ता और ब्रह्मपुरा, ठीक है, ब्रह्मपुरा ये भरमौर ही है, चंबा, इसको पहले ब्रह्मपुरा बोलते थे। तो ये जो पहले एज सच ये किसी के अंडर नहीं थे, जब ऐसी लड़ाइयां चल रही थी तो राजा जैसे नई नई जगह पे, नई जगह से कोई आके इनके साथ लड़ेगा तो इनको ये दिख जाती थी जगहें। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि त्रिगार्ता और ब्रह्मपुरा था, ये किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, आपकी यशोवर्मन के। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख रखा है इन दोनों की लड़ाई हुई तो जीता कौन, आपका ये ललित दिया ऑफ कश्मीर। जब ये जीत गया तो त्रिगार्ता जो था वो पूरा किसके अंडर चला गया, आपके कश्मीर के अंडर चल गया। ठीक है, ये इसके इन्फ्लुएंस में आया, जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आया तो जीता कौन, ये ललित दिया जीता। और फिर उन्होंने देखा ये त्रिगार्ता वाला किंगडम, और इसकी वजह से त्रिगार्ता किसके सब्जेक्ट में आ गया, कश्मीर के सब्जेक्ट में आ गया, कश्मीर के अंडर आ गया। तो ये याद रखना 9th सेंचुरी एडी में जो त्रिगार्ता है वो किसके अंडर आ गया, कश्मीर के अंडर आ गया। हाँ, तो यहाँ पे ये मेंशन है कि किंग शंकर वर्मन ऑफ कश्मीर इज अपोज्ड बाय पृथ्वी चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि जो कश्मीर का राजा था शंकर वर्मन, उसको किसने अपोज किया था, पृथ्वी चंद्र। तो ये कौन थे, त्रिगार्ता के चीफ थे, उनको किसने अपोज किया था, त्रिगार्ता के चीफ पृथ्वी चंद्र ने किसको अपोज किया था, कश्मीर के किसी राजा को, जब वो क्या करने जा रहे थे, गुर्जरा पे क्या करने जा रहे थे, एक्सपीडिशन। अब आप पढ़ोगे एशियन में गुर्जरा प्रतिहारा। ठीक है, तो गुर्जरा प्रतिहारा पे क्या हो गया, कश्मीर जो थे वो अपना क्या इन्वेजन करने जा रहा था। तो जब वो जा रहा था, क्योंकि त्रिगार्ता इनके इन्फ्लुएंस में था, तो त्रिगार्ता के पास एक चीफ थे जो थे पृथ्वी चंद्र, इन्होंने इनको क्या किया, अपोज किया था, इन्होंने इनको रोका था। क्लियर, सिर्फ इतना याद रखना है कि जब कश्मीर जो था वो गुर्जरा की कंक्वेस्ट के लिए जा रहा था, तो त्रिगार्ता के चीफ का नाम क्या है जिन्होंने इसको अपोज किया था, वो थे पृथ्वी चंद्र। क्लियर, तो ये निर्मल कुल्लू प्लेट हम ऑलरेडी आपके इंस्क्रिप्शन एंशिएंट सोर्सेज में डिस्कस कर चुके हैं। तो निर्मल कुल्लू प्लेट की सबसे पहली चीज तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसकी ना डेट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉक्टर फ्लीट करके थे, डॉक्टर फ्लीट, इन्होंने बोला था कि जो कुल्लू प्लेट है ये कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करती है, 7th सेंचुरी एडी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है पर फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटे छोटे एग्जाम में। तो डॉक्टर फ्लीट जो है उन्होंने ये बोला कि जो निर्मल कुल्लू प्लेट है ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती है, आपकी 7th सेंचुरी एडी। और ये डोनेटिव इन करेक्टर है, मतलब किसी ने डोनेट की थी। ठीक है, कोई दान में देके गया था, और उस डोनर का नाम क्या था, महासमानता। क्लियर, हाँ, और यहाँ पे एक और चीज दिख रखी है, प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी बियरिंग द सरनेम ऑफ सेना, कहाँ पे थी उस टाइम, स्पीति में थी। प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी, निर्मल कुल्लू प्लेट,
ये जो इंस्क्रिप्शंस नहीं पढ़ी हमने, कॉपर प्लेट थी ये, हाँ इंस्क्रिप्शन थी ये, ऑलरेडी पढ़ा नहीं था ऐसे कि कुल्लू में जो है मेंशन हुई थी प्लेट्स, यशोवर्मन ऐसे, मतलब जो हमने पढ़ी थी। तो ये कुल्लू प्लेट कॉपर की प्लेट है, निर्मंड कॉपर प्लेट, ये हमारे को कुल्लू से मिली है। तो ये जो है डॉक्टर फ्लीट ने कहा था ये 7th सेंचुरी एडी में मिली है। क्लियर? तब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है और बहुत बारी पूछते भी है कि द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, ये बुक किसने लिखी है? APF हारकोट। ठीक है, तो बुक का नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। ये किसने लिखी है? आपकी हारकोट ने लिखी है। यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि सेन डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी? आपकी स्पीति में। अब ये क्यों है निर्मंड कुल्लू? पहले कुल्लू और स्पीति साथ साथ ही होते थे, मतलब एक ही उसका पार्ट होते थे, हम पढ़ेंगे कुल्लू वाले चैप्टर में। ठीक है, अलग हुए बाद में जब लड़ाइयां हुई, आधा पार्ट कहीं को शिफ्ट हो गया, आधा कहीं को शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो सेन डायनेस्टी थे वो कहाँ पे रूल कर रही थी? आपकी स्पीति में, स्पीति में, स्पीति में। ठीक है, RS त्रिपाठी ने ये बोल दिया कि निर्मंड प्लेट है वो किसको बिलोंग, कौन से टाइम को बिलोंग करती थी? हर्षा पीरियड को। ठीक है, ये याद रखना कि किसी ने बोला कि ये 7th सेंचुरी BC को बिलोंग करती थी और कोई बोल रहा है ये हर्षा के टाइम को बिलोंग करती थी। क्लियर? ठीक है, तो ये था टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था, ये लास्ट का रह गया था, ये हमने रिवाइज कर लिया। तो आज जो हमने शुरू करना था वो करनी थी हिल स्टेट्स एंड सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी उस टाइम पे कौन होती थी? जो सेंटर पे राज कर रही थी, जैसे गुप्ता हो गए। ठीक है, फिर आपके आपके डायनेस्टीज आई, मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत आए। ठीक है, ये अकबर, ये सब सेंट्रल अथॉरिटी बोलते थे इनको पहले। तो इनके क्या कॉन्टैक्ट थे हमारे हिमाचल के साथ वो हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ोगे तो वहां पे भी कांगड़ा में इन्वेजन हुई, कुल्लू में कौन गया, ठीक है, सिरमौर में किस किसने अपना वो इन्वेड किया, या सिरमौर में कौन से राजा कौन से आपके एम्परर से एफिलिएटेड थे। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो हिल स्टेट्स का सेंट्रल अथॉरिटी से क्या लेना देना था? सबसे पहले तो हमने यही देखा था कि गुप्ता का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ? हुन्स ट्राइब की वजह से, है ना। सेंट्रल एशिया से आपके यहां से क्या आई? हुन्स ट्राइब आई। ठीक है, तो उसकी वजह से गुप्ता का डिक्लाइन शुरू हुआ। वो गुप्ता कब थे? 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक आपके रूल कर रहे थे। तो लोकल चीफ्स बने। ठीक है, फिर 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी के डिक्लाइन होने के बाद फिर क्या हुआ? 8th से 12th सेंचुरी एडी आते आते जो थे बहुत ज्यादा राजपूत माइग्रेशन, राजपूत की माइग्रेशन होना शुरू हुई, और उन्होंने क्या कर दिए? छोटे छोटे अपनी क्या बनानी शुरू कर दी? रियासतें, प्रिंसिपैलिटीज बनानी शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा गुप्ता ने सबको सबड्यू कर दिया, और गुप्ता के सबड्यू करने के बाद छोटे छोटे जो है लोकल चीफ्स उठे, और 8 से 12th सेंचुरी आते आते क्या हुआ? छोटे छोटे किंगडम्स बनने लगे। कहाँ? रावी और यमुना के बीच में। हिमाचल में ही है ना, रावी इधर को, चंबा से इधर को, और यमुना से ऊपर ऊपर पार्ट। तो ये सारा हिमाचल में बोलते हैं कि छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज बनने लग गई। क्लियर? तो 8 से 12th सेंचुरी के बीच में छोटे छोटी रियासतें बनने लग गई, और क्या हुआ? 11th सेंचुरी एडी में हमारा हिमाचल जो है वो सेंट्रल अथॉरिटीज के कांटेक्ट में आया। ठीक है, बीच जो सेंट्रल अथॉरिटी में राज कर रहे थे उनकी नजरों में हिमाचल कौन से टाइम पे आया? 11th सेंचुरी एडी में। अब आया कैसे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है कांगड़ा के इन्वेजन्स कैसे हुई, फिर सिरमौर की पढ़ेंगे, फिर सूर डायनेस्टी पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपके एंशियंट में क्रोनोलॉजी है वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर आप पहले यहाँ पे करो तो आपको एंशियंट वाले क्रोनोलॉजी समझने के लिए इजी हो जाएगा कि कौन पहले आया था। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टर्किश इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। ठीक है, तुर्कियों ने कांगड़ा को इन्वेड किया था। क्लियर? अब ये शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं कि तुर्की थे कौन, तुर्क थे कौन। तो क्या आपके जो ये आपका सेंट्रल वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन राज कर रहा था? अरब्स। ठीक है, अरब्स जो थे वो सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में राज कर रहे थे, और उन्होंने क्या थे? अपने किंगडम में तुर्कियों को रखा हुआ था।
ठीक है, अपने किंगडम में तुर्कियों को काम करने के लिए रखा हुआ था। क्या काम करते थे वो? प्रोटेक्ट करते थे अरब्स के मेंबर्स को, ठीक है, अरबियों को। अरबी जो थे वो आपके वेस्टर्न एशिया में राज करते थे, तो उन्होंने तुर्कियों को अपने काम पे रखा था, किसके लिए? उनके किंगडम को प्रोटेक्ट करने पे। और आपने सुना होगा वहां पे जो लोग शासन थे, शासन राज कर रहा था, वो थे खलीफों का, खलीफाज, ठीक है। तो खलीफा जो होते हैं वो इस्लाम धर्म के बहुत वो होते हैं, है ना। तो हाँ, तो खलीफाज वहां पे राज कर रहे थे। तो ये क्या हुआ, अरब वहां पे राज कर रहे थे, बढ़िया, ठीक है। उन्होंने तुर्कियों को रखा हुआ था अपने उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो वहां पे पहले जो ओमैगजियाद करके एक खलीफा था, आपने नाम नाम याद नहीं रखने, बस एक स्टोरी थोड़ी सी अभी यहीं पे समझ लो, क्योंकि जब आप इन्वेजन वहां पे आप एंशियंट में करोगे तो वो फिर वो हो जाता है कि तुर्की कौन थे, अफगानी कौन थे, मुगल्स कैसे थे ना, क्योंकि थे तो सारे ये सेंट्रल एशिया वेस्टर्न साइड से ही आए थे। तो वो है कि जो खलीफा ओमैगजियाद था वो तो बहुत पावरफुल था, लेकिन जब वो मरा तो उसके बाद जो नया आपका खलीफा आया अब्बासिद, ठीक है। अब्बासिद जो था वो वीक रूलर था, वो वीक खलीफा था। उसके टाइम पे उसने क्या किया, अरब की अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं जो अमीर लोग, मतलब जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो मिलके आपका शासक चला रहे होते हैं, अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो सब पे ध्यान नहीं दिया, और उसने क्या किया ना, अपनी जो प्रशासन था उसको संभालने के लिए किसको दे दिया, पर्शियन ऑफिशियल्स को। मतलब जो उसने अपने किंगडम में पर्शियन लोग एम्प्लॉय किए हुए थे उनको दे दिया कि तुम देखो, है ना। खुद ने कुछ नहीं किया और आगे ऑफिशियल्स को बांट दिया। जब हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे, ऑफिशियल्स को सब कुछ दे देंगे, तो उनके पास पावर आ जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, ऑफिशियल्स ने अपना ही राज चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब पर्शियन ऑफिशियल्स को उन्होंने अपना काम सौंप दिया सारा कि तुम ही करो, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेटिक आइडल जो थे, जो सबका ध्यान में रख के चीजें हो रही थी, उसकी वजह से क्या, हाँ जी, हाँ, आपका छूट गया। अच्छा कोई नहीं मैम, ये ना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चिंता मत करो, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। ऐसे मैम शिवाती मैम एक बार रिवाइज करवा दूं जरा से ये स्टोरी सी। हाँ ठीक है, कोई नहीं मैम, देख लेना ना, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो ये जो गुप्ता आए, इन्होंने गुप्ता के आने के बाद जब गुप्तास का डिक्लाइन शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि हुन्स जो थे ट्राइब्स इधर आने शुरू हो गए, और गुप्तास के डिक्लाइन होने के साथ साथ जो हिमाचल थी वहां पे छोटे छोटे राजपूत की माइग्रेशन होने लगी, और उन्होंने अपनी रियासतें बनाना शुरू कर दी। 8 से 12th सेंचुरी एडी की ये बात है, ठीक है। और उसी के साथ क्या हुआ, 11th सेंचुरी एडी के में हमारा जो हिमाचल है वो किसके कांटेक्ट में आना शुरू हो गया, सेंट्रल अथॉरिटीज की। सेंट्रल अथॉरिटीज मतलब जो सेंटर पे राज कर रहे थे। सेंटर पे आप पढ़ोगे मेडिवल में टर्किश, खिलजी डायनेस्टी, स्लेव्स डायनेस्टी, ये लोग राज कर रही थी। तो हिमाचल जो था वो इनकी नजरों में कब आया, 11th सेंचुरी एडी में। हम ये पढ़ रहे थे कि टर्किश ने इन्वेजन की थी कांगड़ा में, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं ये बता रही थी कि तुर्की लोग थे कौन। तुर्की लोग जो थे वो अरब जो शासन कर रहा था आपके सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में, वेस्ट एशिया वाले पार्ट में, वहां पे तुर्कियों को उन्होंने अपने अंडर रखा हुआ था काम करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ये लड़ाइयां लड़ते होंगे, एक्सपर्ट होंगे। तो खलीफाज ने तुर्कियों को अपने अंडर रखा था काम करने के लिए, क्लियर। तो खलीफा जो थे वो पहले तो बहुत पावरफुल थे, ओमैगजियाद करके खलीफा थे, वो तो पावरफुल था। लेकिन आते आते एक और खलीफा आया जिसका नाम था अब्बासिद। ये अब्बासिद क्या करता था, इसने अपनी अरिस्टोक्रेसी निग्लेक्ट की, इसने अपने शासन पे ध्यान ही नहीं दिया, और इसने अपना सारा काम जो था पर्शिया के लोगों को बांट दिया। अब जी ये आगे औरों को अपना काम बांटेगा, तो जो और आगे थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक आइडियल जो थे उनको छोड़ के वहां पे डेस्पोटिक आइडियल शुरू हो गए, शासन, मतलब अब वो उन्होंने अपना मार के पनिशमेंट दे के अपना शासन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, खलीफा की पावर क्या होगी, कम होगी। और जब खलीफा की पावर कम हुई तो ये तुर्कियों ने क्या किया, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज बनानी। तुर्की नहीं थे, और भी थे, ठीक है, पर्शियंस थे, तुर्की थे, बहुत सारे थे। तो उनमें से जो सबसे पावरफुल आपकी प्रिंसिपैलिटी बनी वो किसकी थी, आपकी तुर्क की।
इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो तुर्कियों जो थे उन सब में पावरफुल हो गए और फिर तुर्कियों ने क्या किया, आपका इन्वेजन शुरू कर दिया। ठीक है, अब वहां पे वो लोग तुर्की पावरफुल हो गए, फिर उन्होंने वहां से क्या कर दिया, आपके इंडिया की तरफ इन्वेजन शुरू कर दिया। इंडिया क्या सारी जगह एक्सपैंड कर रहे थे, फिर उन्होंने 10th सेंचुरी एडी में आते आते इंडिया में भी इन्वेजन्स की, इंडिया को भी इन्वेड करना शुरू किया। यहां तक कहानी क्लियर? ठीक है, तो अब तुर्कियों के टाइम पे एक शासन थे मोहम्मद ऑफ गजनी, एक रूलर थे मोहम्मद ऑफ गजनी। इन्होंने क्या किया, 1001 एडी में क्या किया, इंडिया पे इन्वेजन किया। ठीक है, और चौथी एक्सपेडिशन में क्या किया, ये कहां घुस गए, आपके पंजाब में घुस गए। अब यहाँ पे पंजाब में घुस के इन्होंने नगरकोट कांगड़ा पर इन्वेड किया, उसको कब्जा किया। अब नगरकोट कांगड़ा जो था वो पहले पंजाब का पार्ट था, कांगड़ा वाला एरिया पहले पंजाब में आता था ना। तो जो मोहम्मद ऑफ गजनी थे उन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्वेजन किया 1001 एडी में, लेकिन उनके चौथी एक्सपेडिशन में वो कहाँ पे, उन्होंने किसका, पंजाब को क्रॉस करके किसकी इन्वेजन की, आपकी नगरकोट की। नगरकोट जो है कांगड़ा को बोलते थे पहले, वहां की इन्वेजन की। नगरकोट फोर्ट होता था, ठीक है, होता था क्या, है अभी भी। तो यहाँ पे देखो ये 4th एक्सपेडिशन लिखा हुआ है ना, मतलब चौथी बारी जब उन्होंने एक्सपेडिशन ली तब। अब ये ना क्वेश्चन देखो कितना फैक्चुअल है। मैंने कोई एग्जाम दिया था, शायद से एक ही पोस्ट के लिए था वो, कोई ना, वहां पे ये पूछ रखा था कि जो महमूद गजनी ने इन्वेजन की वो कौन से नंबर की थी जिसमें वो नगरकोट को इन्वेड किया था उन्होंने, तो 4th एक्सपेडिशन में। ठीक है, इतना मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें पूछनी शुरू कर दिया, क्योंकि सब कुछ पूछ लिया है तो कुछ तो छोड़ना ही है। ठीक है, तो मोहम्मद ऑफ गजनी 1001 एडी में उसने इंडिया पे अटैक किया, लेकिन 1009 एडी आते आते उसने क्या किया, पंजाब में घुसा और वहां पे उसने नगरकोट के फोर्ट में घुसा, वहां से चीजें उठाई। मतलब इतनी ज्यादा वहां सारी चीजें थी वहां पे, गोल्ड सिल्वर, उनको लेके वो अमीर हो गए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, यहाँ को पूरा प्लंडर कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, यहाँ से सारी चीजें लेके चले गए। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने किसी को प्लेस भी कर दिया था, वो मैं भी बताती हूँ। अब यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, विद द प्लंडर ऑफ द एंशियंट टेम्पल ऑफ नगरकोट। नगरकोट में एक प्राचीन मंदिर था, उसको तोड़ने के बाद टाइगर टेस्टेड हिज ह्यूमन ब्लड। अब यहाँ पे देखो 1008 एडी लिख रहा है, 1009 ए से लेके 1008 एडी के बीच में यहाँ की इन्वेजन हुई है। ये लाइन किसने बोली है, विद द प्लंडर ऑफ द एंशियंट टेम्पल ऑफ नगरकोट द टाइगर टेस्टेड ह्यूमन ब्लड। ये प्रोफेसर जे.आर. शर्मा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है। ये याद कर लेना कि ये किसने बोली है, एलाइड में पूछते हैं। शिवाती रुदाली में आपने एग्जाम भरा है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाइड में पूछ लेते हैं स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तब मोहम्मद ऑफ गजनी ने कब्जा कर लिया। अब खुद तो वो चला गया, अब यही थोड़े बैठा रह सकता है ना। खुद वो चला गया तो पीछे वो अपना किसी को छोड़ गया है इसको देखने के लिए। तो यह बात ये है कि जो मोहम्मद मोहम्मद का यहाँ पे जब तक चला, मतलब इसका इन्फ्लुएंस कब तक रहा यहाँ पे, 1043 एडी। इसने इन्वेजन कब की, 1009 में, और 1009 से लेके 1043 एडी तक इन्होंने यहाँ पे किसी को छोड़ दिया इसकी देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, जो भी बोलो। ठीक है, तो 1043 एडी में के बाद लड़ाई हुई। यहाँ के कटोच रूलर जो कांगड़ा के, जो फिर कांगड़ा जो था वो किसी राजा के अंडर आता है ना, हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कि कौन से राजा के टाइम पे ये इन्वेजन हुई थी। तो उस टाइम पे जो कांगड़ा थे वहां पे कौन से उसका राज चल रहा था, कटोच डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टीज है अलग अलग, तो कांगड़ा में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, कटोच डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो 1043 के बाद कटोच डायनेस्टी ने किससे हेल्प मांगी, चीफ ऑफ दिल्ली तोमर। ठीक है, ये वही याद रखना जो पृथ्वीराज चौहान सुना है आपने, पृथ्वीराज चौहान राजा की लड़ाई हुई थी आपकी मोहम्मद ऑफ गजनी से, उन्होंने इनको हरा दिया था। ठीक है, तो मतलब ऐसे रख लो कि तोमर चीफ जो थी दिल्ली से, कटोच रूलर्स ने मदद मांगी, मतलब नगरकोट के जो शासक थे उन्होंने मदद मांगी, और क्या किया, इसको गैरिसन मोहम्मद के उससे पिंजरे से छुड़वा लिया, नगरकोट फोर्ट को अपने उस महमूद से छुड़ा लिया और अपने अंडर कर लिया।
क्लियर। अब यहाँ पे लिख तो रखा है ये कि 1008 से लेके 1009 एडी के बीच में यहाँ पे इन्वेजन हुई, और इसके बीच में 1043 तक इसके बीच में आपका मोहम्मद ने ही वहां पे अपना रूल जमा के रखा। लेकिन 1043 में आपके इसको छुड़वा लिया गया और फिर से ये किसके अंडर चल गया, कटोच डायनेस्टी, मतलब कांगड़ा के शासकों के पास ही चल गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन मेंशन्ड है बलोखरा में ही कि एक ख्वाजा मसूद बिन सलमान करके है कोई, ठीक है, ख्वाजा मसूद बिन सलमान करके, उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम तक तो ये दिल्ली जो कटोज रूलर थे उनके पास आया, लेकिन फिर से कांगड़ा को रिकैप्चर कर लिया गया। कांगड़ा को फिर से क्या किया, रिकैप्चर कर लिया गया एक अब्दुल राशिद नाम के बंदे ने। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चिंता मत करो, ये ज्यादा अभी ये वाला तो पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि कहीं पूछ ले कि 1043 तक तो उनके अंडर था, महमूद के अंदर। ठीक है, फिर 1043 पे आपके चीफ तोमर के साथ मिलके कटोज रूलर ने इसको छुड़वा लिया। अब अगली लाइन में बलोखरा में ये बोल रखा है कि छुड़वाया, लेकिन फिर से ये किसके अंडर चल गया, महमूदों के अंदर। 1051 में 1052 से लेके फिर से ये महमूदों के अंडर चला गया, और लिया किसने था, अब्दुल राशिद करके एक बंदा था। ठीक है, फिर वहीं पे फिर से साथ में भी लिख दिया गया कि फिर से इसको रिकवर कर लिया गया 1060 एडी में। क्लियर। ठीक है, तो 1008 में इसका इन्वेजन हुआ, 1043 तक इन्हीं के अंडर रहा, मोहम्मद के अंडर। लेकिन फिर क्या हुआ, कटोच रूलर ने अपना चीफ ऑफ तोमर के साथ हेल्प मांगी और इसको छुड़वा लिया 1043 में। लेकिन एक सलमान राशिद करके है, उन्होंने बोला कि 1043 में छुड़वाया, थोड़े टाइम तक ये कटोच रूलर्स के अंडर रहा, लेकिन फिर से 1051 से लेके कितने तक, 1060 एडी के बीच में ये फिर से महमूद के अंडर चला गया। लेकिन फिर से 1060 के बाद फिर से कटोज रूलर्स के पास रहा, कितने, 300 साल तक, मतलब उसके बाद 300 साल तक ये कटोज रूलर के साथ ही रहा। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे बता देती हूँ, बहुत सारी बुक्स है जहां पे 1043 से लेके जब हम वो पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक वाला, अभी करते हैं उसको छोड़ दो, अपनी कंफ्यूज ही होंगे। ठीक है, तो इतना समझ आया। 1060 के बाद से 300 साल तक वो कटोज रूलर के पास है, मतलब कांगड़ा के जो शासन राजा रूल कर रहे थे उन्हीं के अंडर था। ठीक है, तो ये तो थी आपकी तुर्कियों की इन्वेजन। तुर्कियों की इन्वेजन हुई, फिर क्या हुआ, आपके आना शुरू हुई तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत आ गया। आपने पढ़ा क्या होगा, ऐसे तो रिवीजन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर कोई डायनेस्टी आई, है ना ऐसे। तो एक तुगलक डायनेस्टी करती, हाँ सैयद, है ना, बहुत सारी आई। तो उसमें से हिमाचल के रिलेशंस, मतलब हिमाचल का किसके साथ मेल हुआ, तुगलक डायनेस्टी, कांगड़ा। अब कांगड़ा ही क्यों, क्योंकि अब महमूद के ने क्या किया, महमूद ऑफ गजनी यहां से इतना सारा सोना ले गया, तो जो उसके आगे आपके आगे के शासन काल में हुए उनका भी नजर पड़ गई कि भाई इतना सारा सोना लेके आया, ऐसी कैसी जगह है। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, आपका इन्वेजन करनी शुरू कर दी। तो तुगलक डायनेस्टी के राजा थे, जो राजानी शासन काल में थे, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि इन्होंने भी इन्वेड किया कांगड़ा, 1325 और 1351 इनका काल था इस टाइम पे। ठीक है, और इस टाइम पे जो कांगड़ा के राजा थे कटोज डायनेस्टी के, वो थे पृथ्वी चंद्र। ये याद रखना है कि कौन से राजा के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा को इन्वेड किया था, पृथ्वी चंद्र। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को, जब मैंने लिटरेरी सोर्सेस पढ़ाए थे, मैंने आपको थोड़े बहुत नाम बताए थे पर्शियन स्कॉलर्स के। उसमें एक स्कॉलर ने तो बोला था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्वेड किया था,
लेकिन बाकियों ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, और उन्होंने बोला था कि फिरोज शाह तुगलक ने इन्वेड किया था। तो उस स्कॉलर का मेरे को नाम बताओ जिसने बोला था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कांगड़ा को इन्वेड किया था। पर्शियन सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज में जो पर्शियन सोर्सेज थे उसमें मैंने आपको मेंशन करके बताया था। बताओ बताओ, ऐसी गंदी जैसी रिवीजन नहीं करनी। जाउद्दीन बरानी, जाउद्दीन बरानी ने बोला था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा को इन्वेड किया था। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इन्वेड किया था फोर्ट 1365 65 में। ठीक है, 1365 एडी में बोला कि फिरोज शाह तुगलक ने इन्वेड किया। और इस टाइम पे जो वहां के राजा थे वो थे रूपचंद। ठीक है, ये याद रखना। मैंने तो ऐसे किया था, फिरोज शाह तुगलक का रूप बड़ा सुंदर था, ऐसे करके याद किया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आएंगे ना, ये आगे कोई आएगा कोई आएगा, तो एक आधा ऐसे याद कर लो कि फिरोज शाह तुगलक का रूप बड़ा सुंदर था। ठीक है। हाँ, मैंने ये भी बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने इन्वेड किया था, ये मेंशन्ड है तारीख फिरोज शाही में, तारीख फिरिश्ता में, और नीचे एक और नाम यहाँ पे मेंशन है मोसिर उल उमरा, इसमें भी मेंशन्ड है फिरोज शाह तुगलक ने की इन्वेजन की थी फोर्ट की। और इन्हीं में ये भी बोल रखा है कि हमें नहीं पता मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी कि नहीं की थी, मतलब नहीं है मेंशन। मोहम्मद बिन तुगलक का मेंशन सिर्फ जाउद्दीन बरानी ने किया है। अब मेरे को ये बताओ, तारीख फिरोजशाही किसने लिखी थी, तारीख फरिश्ता किसने लिखी थी, और उमर उस मौसिल उल उमरा किसने लिखी थी। मैंने तीनों बताए हैं। पहले बताओ मौसिर उल उमरा किसने लिखी थी। हाँ, शहनवाज खान ने, है ना, शहनवाज खान। अच्छा, अब ये तारीख फरिश्ता। हाँ, और एक और, हाँ, गुलशन ए इब्राहिम, इन्होंने भी जोड़ा जाता है। हाँ, और तारीख फिरोजशाही, बरानी और अजीज करके था, है ना। हाँ, ठीक है। तो ये थे ये लोग। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे अगर उसने इन्वेड किया कांगड़ा को, तो उस टाइम पे कांगड़ा में कौन राज कर रहा था, आपका पृथ्वी चंद्र। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कौन राज कर रहा था, आपका रूपचंद। ठीक है। और अब एक स्टोरी छोटी सी यहाँ पे ऐसे है कि बोला जाता है कि जो ज्वालामुखी टेम्पल में ज्वाला के पास आइडल है, वो बोलते हैं कि नगरकोट के लोगों ने बोला कि ये जो नगरकोट टेम्पल के अंदर जो ज्वालामुखी की आइडल है यहाँ पे प्लेस की गई है, वो किसकी वाइफ थी, नोआ शाबा, वाइफ ऑफ एलेक्जेंडर। तो ग्रीक जो राजा था, शासन था एलेक्जेंडर, उसकी पत्नी की इमेज की वर्शिप करते हैं, बोलते हैं ज्वालामुखी टेम्पल के अंदर जो मूर्ति है। अब पता नहीं है कितना सच है, ऐसे तो क्या ही होएगा कि अलेक्जेंडर ग्रीस की वाइफ की मूर्ति की पूजा करते हैं। मेरे को तो ऐसे नहीं लगता, पर वहां पे लिख रखा है कि नगरकोट टेम्पल के अंदर जो आइडल प्लेस्ड है वो किसका है, नाउ शबा, नोआ शबा जैसे मर्जी, NOWSHABA, नऊ शबा, जो किसकी वाइफ है, अलेक्जेंडर की। वहां के लोग बोलते हैं उसकी पूजा करते हैं ज्वालामुखी के अंदर। ठीक है। और साथ में ये भी बोला गया है कि वहां पे एक लाइब्रेरी भी है। तो वहां पे जो लाइब्रेरी है, जब फिरोज शाह तुगलक ने ये इन्वेड किया, कांगड़ा नगरकोट फोर्ट को इन्वेड किया, तो उस लाइब्रेरी में एक बुक थी, उसको फिरोज शाह ने ट्रांसलेट किया, किसमें, पर्शिया में। और उस बुक का इन्होंने नाम रखा दलाइल ए फिरोज शाही। और जिस बंदे ने इसको ट्रांसलेट किया उसका नाम था इजुद्दीन खालिद खानी। ठीक है, ये याद रखना। ये एचएस में पूरी स्टेटमेंट एज इट इज पूछ रखी है। ठीक है। अब ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं होता और में, लेकिन वहां पे ना बलोखरा में एक और लाइन मेंशन कर रखी है कि शामे सिराज करके कोई इंसान है, उन्होंने बोला
कि ज्वालामुखी वर्शिप बाय हिंदू वॉज सिचुएटेड इन द रोड एट नगरकोट, कि जो ज्वालामुखी जो हिंदू लोग वर्शिप करते हैं वो उसी रास्ते में पड़ता है जहां पे नगरकोट का फोर्ट है। ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये याद कर लो क्योंकि कुछ भी पूछते हैं। इतना समझ आया? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा पहले? टर्किश इन्वेजन हुई। टर्किश इन्वेजन हुई तो टर्किश में मोहम्मद ऑफ गजनी ने आपके नगरकोट को प्लंडर किया 1008 एडी में, है ना, 1008 एडी में। और वो खुद तो यहाँ से चले गए सारा सोना गहना इकट्ठा करके, लेकिन वो यहाँ पे किसी को प्लेस कर गए अपने अंडर कि तुम रुको और यहाँ पे देखभाल करो। और उन्होंने कब तक देखभाल की? 1043 एडी में। और 1043 एडी में क्या हुआ? जो कटोज रूलर थे उन्होंने चीफ ऑफ दिल्ली के साथ मिलके इसको छुड़वाया और फिर से ये कटोज के अंडर चला गया। लेकिन फिर से ये बोला जाता है कि किसी सलमान नाम के इंसान ने ये बोला कि अब्दुल राशिद करके एक बंदा था, मोहम्मद का सन था वो, ठीक है, मोहम्मद की इन्हीं के लीनिएज थे आगे, उन्होंने इसको फिर से उनसे छीन लिया। और 1050 से 51 एडी से लेके 1060 एडी के बीच में ये फिर से किसके अंडर चल गया? महमूद के। लेकिन 1060 से आते आते 300 साल तक ये वहीं के राजाओं के अंडर ही रहा। ठीक है, और फिर राजाओं के अंडर रहा। फिर यहाँ पे तो हम देख ही रहे हैं कि तुगलक ने भी इन्वेड किया, इन्होंने भी इन्वेड किया, लेकिन ये सारे ना कहीं पे मेंशन नहीं है। ये अब हमने यहाँ पे पढ़ तो लिए लेकिन कहीं पे बोल रखा है नहीं जी इसने नहीं किया, नहीं जी इसने नहीं किया। तो असली पता है ये कहाँ पे दिखाएंगे? जब जहांगीर पढ़ेंगे ना हम, जहांगीर, तो बोलते हैं जो एक्चुअल इन्वेजन की थी वो 1043 के बाद जो एक्चुअल इन्वेजन हुई वो जहांगीर ने की थी। 1662 आई थिंक 1665 1662 है, हम पढ़ेंगे वो जब आएगा। क्लियर? तो ये जो इसके बीच का ये पीरियड जो हमने पढ़ा कि तुगलक ने की, फिरोज शाह तुगलक ने की, ये तो मेंशन ही नहीं है। ठीक है, पर कहीं कहीं जगह लिख रखा है तो आ गया ये। अब एक और आता है तैमूर इन्वेजन, तिमूर इन्वेजन। कांगड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा की इन्हों सबने इन्वेजन की, फिर आया तिमूर। तैमूर जो भाई साहब थे वो क्या हुआ? तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे नजीरुद्दीन, नजीरुद्दीन इनका नाम भी मोहम्मद तुगलक ही था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से शुरू की थी, इनका नाम भी मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये थे हमारे लास्ट राजा थे जी, इन्होंने 1395 और 1413 एडी के बीच में राज किया। इस टाइम पे क्या हुआ? तैमूर ने इन्वेड करना शुरू कर दिया। मंगोल के शासक थे सेंट्रल वेस्ट एशिया से, तैमूर ने यहाँ पे इन्वेजन करना शुरू कर दिया 1390 एडी में। मतलब जब तुगलक डायनेस्टी आपके राज कर रही थी सेंटर में, तो क्या हुआ? तैमूर ने इन्वेजन करना शुरू किया। क्लियर? तैमूर ने इन्वेड तो किया लेकिन फिर से तुगलकों ने अपनी डायनेस्टी बचा ली। पर बात यहाँ पे ये आती है कि कांगड़ा का शासक कौन था जब तैमूर आपके इंडिया में इन्वेजन कर रहा था 1398 एडी में? तो तैमूर जो था उसका कांगड़ा में कौन सा शासक था? राजा मेघचंद। ठीक है, तो मेघचंद जो था वो आपके कांगड़ा में राज कर रहा था जब तैमूर ने इंडिया पे इन्वेजन की। कब? 1398 1399 तक। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो तुगलक डायनेस्टी, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, कहीं कहीं आपका, मैंने खुद ऐसे मेरे खुद इतने कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि तुगलक डायनेस्टी मेरे को याद है। कभी कभी आप एशियन में ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो आप भूल जाते हो कि यार कौन सी डायनेस्टी कैसे है, तो कंपेयर करके यहाँ पे देख लो। अब हमने पढ़ा 1398 से 1394, इसका मतलब 14 सेंचुरी से पहले पहले आपका तुगलक डायनेस्टी राज कर रही थी। 15 सेंचुरी आते आते आपकी तुगलक डायनेस्टी क्या होगी? खत्म हो गई। ठीक है, 1398 से, ऐसे ध्यान रखो। अब तैमूर ने इन्वेजन की, तो तैमूर ने इन्वेड किया किस किस को? शिवालिक स्टेट जो थी वहां गए, तो शिवालिक स्टेट्स में वो एक जगह उन्होंने इन्वेड की, कियारा दा दून वैली। हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे कियारा दून वैली के राजा कौन थे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, जब हम पढ़ेंगे कि जब तैमूर ने वहां की इन्वेजन की थी। अभी कियारा दून वैली को जो था तैमूर ने इन्वेड किया था। ये कियारा दून वैली कहाँ पे है?
हाँ, सिरमौर में, ठीक है। तो मतलब आपके सिरमौर को इन्वेड किया था तैमूर ने। फिर क्या हुआ जब सिरमौर को इन्वेड किया, नालागढ़, हिंडूर, हिंडूर जो है वो पुराना नेम था नालागढ़ का। नालागढ़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, ठीक है। तो नालागढ़ जो है वो हिंडूर उसका पहले पुराना नाम था। तो तैमूर जब ये इन्वेजन कर रहा था तो वो सिरमौर से इन्वेड करते करते नालागढ़ की साइड को आया, लेकिन नालागढ़ के राजा राजा ने उनसे रिक्वेस्ट की और तैमूर ने नालागढ़ हिंडूर का इन्वेजन नहीं किया। तो उन राजा का नाम क्या था जिनको तैमूर ने, जिनकी स्टेट को छुआ भी नहीं, उनका नाम था आलमचंद। वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदूर का कौन सा राजा था जिनके रिक्वेस्ट करने के बाद तैमूर ने उनको छोड़ दिया था, उनकी स्टेट को इन्वेड नहीं किया था, वो थे राजा आलमचंद। और यहाँ पे ये एक और चीज मेंशन है कि एक राजा थे रतन सिंह। अब ये कहीं मेंशन नहीं है कि कहाँ के राजा थे, क्या क्या राजा थे, लेकिन ये बोला गया कि जब तैमूर जो था अपनी मार्च करके वापस जा रहा था तो शिवालिक स्टेट्स के एक राजा थे रतन सिंह। यही एक राजा थे जिन्होंने इनका ओपोजिशन किया। बाकी सारे तो डर गए। आलमचंद ने तो रिक्वेस्ट कर दी कि जी मैं हमें छोड़ दो, उन्होंने छोड़ भी दिया। तो एक ही राजा थे शिवालिक हिल्स में, रतन सिंह, जिन्होंने इनको अपोज किया था। ये क्लियर हुआ? स्टोरी समझ आई थोड़ी? इसके बाद आपको आप पढ़ोगे कि इसका दिल्ली सल्तनत में हुमायूं हुमायूं को थोड़ी देर हुमायूं ने बाबर ने राज किया था, लेकिन फिर क्या हुआ था, सूर डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी ना बीच में थोड़े टाइम के लिए। उनका भी रिलेशन हिमाचल के साथ है। फिर हम मुगल की तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मुगल तो वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल वाला पार्ट, ठीक है। ये हम कल कवर करेंगे। आज हमने कर लिया आपका टर्किश वाला इन्वेजन, ठीक है। टर्किश में स्लेव्स थे, खिलजी थे, बहुत सारे थे, लेकिन जो टर्किश में तो सिर्फ जो तुगलक डायनेस्टी थी वो हमारे काम की है हिमाचल से रिलेटेड। एंड देन हमने क्या पढ़ा अभी, तुगलक में फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन राजा था? हाँ, पृथ्वीचंद। और फिरोज के टाइम पे रूपचंद, ठीक है। एंड जब तैमूर ने इन्वेजन की तो उस टाइम पे कांगड़ा पे कौन रूल कर रहा था? हाँ, ठीक है। तो ये अब देखो, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिए, अब जब हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पढ़ेंगे ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए हिस्ट्री पढ़नी पहले बहुत जरूरी है। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो पता इतनी कंफ्यूजन होती थी, हम पहले ना डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ लेते थे। डिस्ट्रिक्ट्स पहले कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। अब जो कोचिंग में वो बताते हैं वो तो ऐसे सीधे बोल देते हैं, लेकिन पहले ना हिस्ट्री कवर करो, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना आधी अपने आप कवर हो जाती है हिस्ट्री समझेंगे कि हिस्ट्री में हुआ क्या क्या था। तो पहले हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट्स कवर करो। अब बाकी फ्रीडम स्ट्रगल भी बाद में कवर कर लो, लेकिन हिस्ट्री मैं भी ये सोच रही हूँ कि पहले हम हिस्ट्री कवर करेंगे, देन हम ना डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट कर देंगे। हिस्ट्री के बाद डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी का लेफ्ट ओवर पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो इसको रिवाइज कर लेना और स्टोरी याद रखना। क्लियर? हम ये लेक्चर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बोल दूंगी सर को ना, आपको दे के भी रखेंगे अगर ऐसे इन केस इन फ्यूचर कभी ऐसे ना रहे। वैसे तो यूट्यूब पे भी डाल ही रहे, 3 तो डाल दिए, बाकी तो फिर हम क्लासेस में रखेंगे, सारे तो यूट्यूब पे वैसे नहीं डाल रहे, है ना। तो आप लोग स्टोरी याद रखो, स्टोरी याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी हिस्ट्री। क्लियर? अब इसको रिवाइज करके आना कल के लिए, क्योंकि मैंने कल ना ये सूर डायनेस्टी मतलब आपका मुगल मैं सोच रही हूँ मुगल्स कल कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हिस्ट्री जो है इस हफ्ते, मतलब इस हफ्ते क्या अगले हफ्ते के हाफ तक हम हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर कर देंगे। एंड देन एक दो हफ्ते बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट शुरू कर देंगे। क्लियर? तो फायदा तभी है आगे पढ़ने का अगर पिछला रिवाइज होगा, क्योंकि आप भूलते हो तो नोट्स ढंग से बनाओ और रोज रोज रिवाइज करो, क्योंकि मैं ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी पूछूंगी अब बीच बीच में जहां जहां भी आएगा, और हिस्ट्री वाला तो चलेगा ही चलेगा। अब ये याद रख लो, अब जब हम डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगे तो मैं वहीं पे ये खुद आपसे पूछूंगी कि कौन से राजा कौन से टाइम पे थे। क्लियर? ठीक है जी, ओके, गुड नाइट।